वेलकम टू एडुट्रैक जोन बच्चों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चैप्टर 10 के एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है। जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा है वो यहाँ पे जाके पहले देख लें, चैप्टर को अच्छे से समझ लें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स पे आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। ये हम सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इन इंडिया। व्हाई डू यू थिंक इट वाज इम्पोर्टेंट टू हैव अ डाइवर्स सेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पर ये क्वेश्चन ये कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिफरेंट डाइवर्स रीजन्स के लोग ऐड किए थे, तो ऐसा क्यों किया था उन्होंने, या उसका क्या इम्पोर्टेंस था। अलग अलग जगहों से अलग अलग रिलीजन से जो लोग लिए गए वो क्यों लिए गए। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि ये ज़रूरी था क्योंकि इंडिया जो है वो डिफरेंट रीजन्स, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस और कल्चर का देश है। मतलब ये तो आपको पता ही है ना, इंडियन डाइवर्सिटी के बारे में तो आपको पता ही है। यहाँ पे इतनी लैंग्वेजेस हैं, इतने रीजन्स हैं, इतने रिलीजन्स हैं और सब एक साथ मिलकर रहते हैं और हर पार्ट ऑफ कंट्री से लोग लिए गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी नीड और आइडियाज इंक्लूड किए गए। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफरेंट रीजन से जब लोग लिए गए तो उनकी ज़रूरतें और उनके आइडियाज को इंक्लूड किया गया। जैसे समझ लो आपको एक क्लास प्रोजेक्ट दिया जाता है, ठीक है, उसमें डिफरेंट आपके दोस्त ऐड किए जाएंगे। आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करोगे, आपका दोस्त कुछ कंट्रीब्यूट करेगा और अगर उसमें सीनियर क्लासेस के बच्चे भी हैं तो वो कुछ और कंट्रीब्यूट करेंगे, तो मिलजुल के एक अच्छा प्रोजेक्ट बनता है। इसी तरह से क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़े डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स रिलीजन, डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए डिफरेंट जगहों से डिफरेंट लैंग्वेजेस के, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग लिए गए ताकि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो और सबके आइडियाज से हम कुछ सीख सके या कुछ मदद मिल सके। इससे एक बैलेंस्ड और फेयर कॉन्स्टिट्यूशन बना जो सब लोगों को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट से या किस चीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पार्ट है, शीना, रजत एंड हर्ष आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। ओके, दे आर एक्साइटेड टू कास्ट देयर फर्स्ट वोट इन द जनरल इलेक्शन। तो ये एक वोटिंग का सीन दिखाया गया है और शीना, रजत और हर्ष वोट डालने आए हैं। तो इससे आपको क्या लगता है कि ये किस चीज से रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे राइट टू वोट यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड डेमोक्रेसी को, कि हमें वोट डालने का अधिकार है। जो भी वोट डालेगा 18 साल से ऊपर, चाहे वो किसी भी सेक्स का हो, किसी भी रिलीजन का हो, अमीर हो, गरीब हो, वो वोट डाल सकता है। सबको बराबर का अधिकार है। राधा, ईमान एंड हरप्रीत स्टडी इन द सेम क्लास इन द सेम स्कूल। तो यहाँ इनके नामों से ये पता चल रहा है कि ये डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, ठीक है। राधा हिंदू है, ईमान मुस्लिम है और हरप्रीत सिख धर्म से है। तो ये हमें दिखाता है इक्वालिटी एंड राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट है, पेरेंट्स मस्ट मेक अरेंजमेंट्स टू एंश्योर देयर चिल्ड्रन एजुकेशन। यहाँ पर ये कह रहा है कि पेरेंट्स की भी ड्यूटी है कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करे। तो ये आती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में। पीपल ऑफ ऑल कास्ट, जेंडर्स एंड रिलीजन कैन यूज द विलेज वेल। तो हर कोई विलेज को इस्तेमाल कर सकता है। तो ये आता है हमारा सोशल इक्वालिटी एंड राइट टू इक्वालिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज सेड दैट ऑल सिटीजन इन इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। डू यू थिंक दिस इज अ फैक्ट? इफ यस, व्हाई? इफ नॉट, व्हाई नॉट? यहाँ ये पूछ रहे हैं कि सिटीजन जो है इंडिया के वो इक्वल बिफोर द लॉ का मतलब है कि कानून के सामने बराबर हैं, सब लोग बराबर हैं। तो आपके हिसाब से क्या ये फैक्ट है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो मेरे हिसाब से ये फैक्ट है। यस, इट इज अ फैक्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है कि हर कोई कानून के आगे बराबर है। इसका मतलब ये है कि चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप आदमी हो, चाहे आप औरत हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, हर किसी को समान दिखाया जाता है लॉ के आगे। मगर दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली, रियल लाइफ में
ये चीजें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होना जरा मुश्किल होता है। हम कहते तो हैं कि सब कास्ट सब धर्म के लोग बराबर हैं, मगर क्या आप में से कोई गांव में रहता है, क्या आपने देखा है कि इतने सही लेवल से इक्वालिटी को मेंटेन किया जाता है? क्या रिच और पुअर बराबर हैं हमारी कंट्री में? आई डोंट थिंक सो। तो हम सबको रियलिटी के अंदर इस इक्वालिटी को लाने के लिए सच में हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये सिर्फ पेपरों में लिखी हुई चीजें नहीं है, इनको प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमें पहले खुद को बदलना पड़ेगा। यू हैव लर्न दैट इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट प्रोवाइड्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी टू इट्स सिटीजन्स फ्रॉम द बिगनिंग। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इंडिया डिड इट? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हमने पढ़ी थी, जिसमें 18 साल से ऊपर हर पर्सन को वोट डालने का अधिकार होता है। तो इंडिया ने ये क्यों चीज लेकर आया? ये चीज इंडिया में इसलिए आई क्योंकि हमारे लीडर्स जो थे, जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो इक्वालिटी और डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे। ये हमारा कोर वैल्यूज थी। तो वो चाहते थे कि हर एडल्ट सिटीजन, चाहे वो अमीर हो गरीब हो जैसा भी हो, मतलब उसको राइट होना चाहिए वोट डालने का शुरू से। और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार इक्वालिटी की बात करते हैं, तो इक्वालिटी के लिए हमें पावर देनी पड़ेगी सिटीजन्स को, और सिटीजन्स को पावर तभी मिलेगी जब उनके हाथ में ये राइट टू वोट होगा। हाउ डिड द फ्रीडम स्ट्रगल इंस्पायर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हाउ डिड इंडिया सिविलाइजेशन हेरिटेज इंस्पायर सम ऑफ द की फीचर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन की जब मेकिंग थी, जब हमने पढ़ा था, उसमें हमने 3 चीजें पढ़ी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ से बेस मिला है। सबसे पहला था कि फ्रीडम स्ट्रगल से मिला था, दूसरा था हमारे सिविलाइजेशन हेरिटेज से मिला था, और तीसरा डिफरेंट कंट्रीज से लिया था उसने। तो इसी पहले और दूसरे पॉइंट के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो फ्रीडम स्ट्रगल से हमें क्या क्या मिला था? जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम। तो वो सब चीजें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली थी। जो बहुत सारे लीडर्स जिन्होंने फ्रीडम के लिए लड़ाई करी थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के पार्ट थे। तो उनका जो आइडिया था जस्टिस, यूनिटी और इक्वालिटी का, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। अब हम सिविलाइजेशन हेरिटेज की बात कर देते हैं। इंडिया का जो हमारा कल्चर है, वो कुछ वैल्यूज को प्रमोट करता है, जैसे कि रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। मतलब हमारे डिफरेंट रिलीजन के होते हुए, लैंग्वेजेस के होते हुए, हमें एक दूसरे के रिलीजन्स की, लैंग्वेजेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, जो दूसरा इंसान कर रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको वो राइट दिया है, जैसे आपको राइट दिया है, तो हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, डाइवर्स रीजन या रिलीजन्स के होने के बावजूद भी। नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सीखने में बिलीव करना चाहिए, और शांति पे ध्यान देना चाहिए। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक वी एज अ सोसाइटी हैव अचीव्ड ऑल द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इफ नॉट, व्हाट कैन वी ईच डू एज सिटीजन्स टू मूव अवर कंट्री क्लोजर टू दीज आइडियल्स? तो यहाँ पर ये पूछ रहे कि आपको क्या लग रहा है कि ये जो आइडियल्स की हम बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें जो हम कर रहे हैं, इक्वालिटी और ये सब चीजें, क्या हमने ये सब अचीव कर लिया है? और अगर नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं एज अ सिटीजन कि हम इसके काफी नजदीक पहुंच जाएं? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए कि हमने प्रोग्रेस तो की है। अगर आप पुराने टाइम से देखो और अभी तक में, तो बहुत फर्क आ गया। और स्पेशली सिटीज के अंदर तो इक्वालिटी काफी हद तक, मैं ये तो नहीं कहूंगी 100%, बट 60-70% अचीवमेंट है। हाँ, रूरल एरियाज में फर्क है, लेकिन सिटीज के अंदर ये परसेंटेज काफी अच्छी है। लेकिन अभी तक हमने काफी आइडियल्स को अचीव नहीं किया है। और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, करप्शन और डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हमारा रूट प्रॉब्लम्स बन के खड़े हैं। हम इसमें बस ये कर सकते हैं एज अ सिटीजन कि हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को अच्छे से फॉलो करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, गलत के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाएं। अगर कुछ गलत हो रहा है तो बोलना चाहिए हमें, और राइट टू वोट को वाइसली यूज करें। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सबसे पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स सी हु कैन आंसर दिस क्वेश्चंस। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो बच्चों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन थे, जिनकी सबसे अहम भूमिका थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में? सही जवाब है डॉक्टर BR अम्बेडकर। सेकेंड क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन विच डेट? तो कब आया था कॉन्स्टिट्यूशन, लागू कब किया था, जिस दिन को हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं? यस, द राइट आंसर इज 26 जनवरी 1950। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सोवराइन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक? तो बच्चों, ये लाइन किस में आती है? मैंने आपको बताया था ना, प्रीएम्बल, जिसमें लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और ये वर्ड्स यूज करते हैं। तो
द राइट आंसर इज प्रीएम्बल, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स है और सोल है। फोर्थ क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे? यस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाउ मेनी मेंबर्स साइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन? कितने मेंबर्स ने साइन किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्शन के टाइम पे? 284। द वर्ड सेक्युलर इन द प्रीएम्बल मीन्स, जो सेक्युलर वर्ड है इसका क्या मतलब है प्रीएम्बल में? सेक्युलर वर्ड का मतलब है कि सारे जो धर्म है, सारे जो रिलीजन्स हैं, वो सब इक्वली ट्रीट किए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? मतलब इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है। राइट टू वोट भी दे रखा है। राइट टू फ्रीडम भी हमें पता है फंडामेंटल राइट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये भी फंडामेंटल राइट है। इसे हार्ट एंड सोल भी कहते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। तो इनमें से राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है, ये लीगल राइट है। ओके, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने कहाँ से लिए थे? आयरलैंड से, आयरिश। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द हार्ट एंड सोल अकॉर्डिंग टू डॉक्टर BR अम्बेडकर? तो अभी मैंने बताया था हार्ट एंड सोल किसे कहते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 में आता है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स आपको प्रोवाइड नहीं किए जाते तो आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट एडिड द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी? सो द राइट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट। ओके, ये सब आप याद कर लेना। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल पावर रेस्ट विद, डेमोक्रेटिक कंट्री किसे कहते हैं? जहां पर सारी पावर किसकी होती है? पब्लिक की, पीपल की। तो द राइट आंसर इज सी, द पीपल। द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द वर्ड, अभी मैंने बताया भी था पीछे वाले क्वेश्चन में, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहीं से शुरू होता है हमारे प्रीएम्बल की लाइन। नेक्स्ट ये मैच द फॉलोइंग है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है BR अम्बेडकर। इसमें ये ऑप्शंस आप पढ़ेंगे। इसमें BR अम्बेडकर कौन थे? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट का होगा C। दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सेकंड का है A। थर्ड है आर्टिकल 32, ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अभी हमने इसका क्वेश्चन भी पढ़ा था, हार्ट एंड सोल भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट है फोर्थ का 26 जनवरी 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट। ठीक है ना। नीचे है जो हमारे नेक्स्ट बैच द फॉलोइंग एक और है, इसमें जो हमारे प्रीएम्बल्स में जो वर्ड यूज हो रहे हैं उनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं। सोवराइन, सोवराइन को मैच करेंगे पावर रेस्ट विथ पीपल। सिक्युलर, ये होता है रिलीजन का फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी सेकंड का A। थर्ड है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट टू इक्वालिटी फॉर ऑल। और रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, फोर्थ का D। ओके, अब हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? गिव 2 रीजंस विद एग्जांपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमें क्यों होती है? ताकि हमारी कंट्री आराम से चल सके, इसमें लड़ाई झगड़े ना हो और सिटीजन्स को इक्वल राइट मिले, कोई भी अपनी पावर का मिसयूज ना करे, सबको अपने काम पता हो, इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फ्रेम्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड? तो इसका आंसर हम पहले जब हमने चैप्टर में अच्छे से पढ़ा हुआ ही है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, 1946 में फॉर्म हुई थी और इसमें लीडर्स थे लाइक BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द टर्म सोवराइन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक मीन इन द प्रीएम्बल? तो प्रीएम्बल में ये जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स हैं। सोवराइन का मतलब है इंडिया इज फ्री, नो फॉरेन पावर्स कंट्रोल अस। तो जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे चंद्रयान 3 भेजा तो हमें किसी और कंट्री की सहमति की जरूरत नहीं होती है इसके लिए। इंडिया इज फ्री, नो फॉरेन पावर कंट्रोलर्स। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि यहाँ पे गवर्नमेंट पीपल चुनती है। रिपब्लिक का मतलब है जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्शन होता है उसका, वो कोई मोनार्ची नहीं होता, कोई किंग या क्वीन का बेटा नहीं होता है, उसका इलेक्शन होता है। एक्सप्लेन एनी 3 फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स।
तो आप कोई भी 3 फंडामेंटल राइट्स बता सकते हो, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, ये सब कोई भी आप फंडामेंटल राइट्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मेंशन एनी 2 एग्जांपल ऑफ देम। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होती हैं? ये गाइडलाइंस होती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाने के लिए। तो कोई 2 एग्जांपल देने हमें, जैसे कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन गवर्नमेंट को देनी चाहिए। दूसरा है पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को कम करने के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाई वर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मेंशन एनी 2 सच ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों ऐड की गई थी? फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये 1976 में ऐड की गई थी, लोगों को याद दिलाने के लिए कि भाई राइट्स की तरह उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कंट्री की तरफ। ऐसी कोई 2 ड्यूटीज के आपको नाम मेंशन करना है कि आपको नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, नेशनल हेरिटेज की रक्षा करनी चाहिए। इसी तरह की ड्यूटीज आप इसमें कोई भी लिख सकते हो। व्हाई इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेन विद 1 एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन बच्चों आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी है कि इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं। ये मैंने वहाँ भी समझाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे बदला जा सकता है। ये एक कांस्टेंट प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इसे बदला जा सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी। तो जैसे जैसे समाज बदलता है, प्रोग्रेस होती है, तो हमें कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि राइट टू एजुकेशन 86th अमेंडमेंट में डाला गया था, तो चेंजेस आते रहते हैं। एक अन्ना हजारे के आंदोलन के बारे में मैंने बात की थी, जिसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट लेकर आए थे। ये सब चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और भी ज़्यादा मजबूत बनाती हैं, इसीलिए इसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो ये थे बच्चों चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके क्वेश्चंस। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। उसके बाद भी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख देना, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटाज एंड बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।